अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मुकम्मल अवेयरनेस ट्रेनिंग है आपकी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के ऊपर, जो कि मोस्टली आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पाई जाती है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर H2S पाए जाने का इम्कान मौजूद होता है, तो हमने वहाँ पर कैसे सेफ्टी को जो है वो मैनेज करना है, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये उन गैसेस में से है, जिस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जो सेकंड्स में किल करने की सलाहियत रखती हैं। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि पहले क्या हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देन हम मूव ऑन होंगे कि कैसी सिचुएशंस, कैसी कंडीशंस जो वर्क प्लेस के अंदर पैदा हो सकती हैं, और उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम उनको कैसे अपनी वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं, अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, ताकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना जाएं और किसी हादसे का सबब ना बने। अब सबसे पहले ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये जो है ये बेसिकली एक ही इंडस्ट्री है। ये ऑयल एंड गैस, हाइड्रोकार्बन्स और ये पेट्रोलियम जो है ये बेसिकली एक ही कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स का। उन्हीं के ये तीन डिफरेंट नेम्स हैं। और इसमें जो ये गैस है ये ज़्यादातर, अक्सरियत बाकी जगहों पे भी पाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये गैस जो है ये इसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पाई जाती है। और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं या इसके जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं, और नॉर्मली उनके अंदर जो डेथ रेशियोज हैं, फर्टेलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं बनिस्बत किसी और इंडस्ट्री में होने वाले किसी एक्सीडेंट में। और यहाँ पर इनका जो रिस्क फैक्टर है वो भी हाई होता है एक्सीडेंट्स का। आगे चलते हैं कि H2S है क्या। अब H2S की प्रॉपर्टीज़ या उसको डिस्कस करने से पहले मैं बताता चलूँ कि केमिकल में ये एक बॉन्डिंग में है, जिस बॉन्डिंग के अंदर आपके हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और सल्फर का एक मॉलिक्यूल है। ये जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली एक सिंपल बॉन्डिंग में है, और इस बॉन्डिंग को फिर हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है। मतलब कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, सल्फर का एक मॉलिक्यूल जब मिलेंगे, जो इनकी सिंपल बॉन्डिंग बनेगी केमिकल, उसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड का नाम देंगे। H2S is an extremely toxic gas to which certain exposure can lead to death। जिस तरह मैंने बिल्कुल शुरू में बताया कि नहायत ही जहरीली गैस है, बहुत ही ज़्यादा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कि ये बहुत ही स्वेयर, बहुत ही शदीद तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से जो भी इसके अफेक्टेड होंगे उनको ये मुतासिर कर सकती है, और डेथ का जो रीज़न है, कॉज जो है वो बन सकती है। H2S is also called acid gas, stink dam, swamp gas, etc. These are its names, but commonly हम जो हाइड्रोजन सल्फाइड को नाम देते हैं वो H2S होता है शॉर्ट फॉर्म में, और पूरा नाम हो तो हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन वर्क प्लेसेस के ऊपर आपको इसको एसिड गैस भी बोलेंगे, स्टिंग डैम गैस भी बोलेंगे, स्वैम्प गैस भी बोलेंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इससे मुराद यही गैस है। क्योंकि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर जो नॉर्मली गैस मौजूद होती है, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक गैस मौजूद होती है, वो आपकी H2S ही है। H2S इज फॉर्म बाय बायोलॉजिकल एक्शन, डीकम्पोजिशन। अब ये जो है ये H2S फॉर्म कैसे होगी? बेशक ये एक केमिकल सिंपल बॉन्डिंग में है, लेकिन
ये फॉर्म होती है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन या बायोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब ये डीकम्पोज हो रहे होते हैं तो उसके नतीजे में ये गैस सामने आती है। और आपको जिस तरह से मालूम है कि जो ये ऑयल एंड गैस है या जो पेट्रोलियम या जिसको आप हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, इनकी प्रोडक्शन भी एक नेचुरली जो प्रोसेस है, नेचुरली जो सिस्टम है उसके तहत होती है। तो जब वो उसके तहत होती है तो वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके वो डीकम्पोज होते हैं, और उनके डीकम्पोज होने के नतीजे में आपको क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मिलते हैं। जब उन हाइड्रोकार्बन्स की बर्थ हो रही होती है उसी टाइम पे H2S भी उनके साथ पैदा होना शुरू हो जाती है। H2S कैन कॉमनली बी फाउंड इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, वाटर वर्क्स आपके जो सीवरेज वर्कर्स वगैरह होते हैं, पेपर मिल्स, सीवर्स, स्वैम्प्स, टेलीफोन टनल्स एक्सेट्रा। ये वो तमाम तर गुजरगाहें हैं जहां पर इस गैस के पैदा होने का अंदेशा है, या ये वो तमाम तर जगह हैं, वो वर्क प्लेसेस हैं जहां पर ये पाई जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर इसका जो एडवर्स इफेक्ट हमारे सामने आता है, जो स्फेयर इफेक्ट हमारे सामने आता है, वो हमारा इसके अंदर आता है गैस इंडस्ट्री में और सीवर्स में। ये जो आपके अंडरलाइन ड्रेनेज सिस्टम होता है, सीवरेज सिस्टम होता है, तो इसके अंदर, और ये वो दो जगह हैं जहां पर वर्कर का इससे इंटरेक्शन भी होता है। और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड में मैंने जिस तरह बताया कि टॉक्सिक गैस है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज में जिस तरह मैंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसी तरह से परफॉर्म करती है, और एक और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग में गैस बनती है हाइड्रोजन साइनाइड, वो भी आपकी इसी तरह से असरअंदाज होती है कि जिस तरह से आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो बेसिकली दीज आर टॉक्सिक गैसेस जो आपको विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स किल कर सकती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर सेपरेटली डिस्कस किया जाता है हर टीबीटी में, हर ट्रेनिंग में। इसको एक जो है वो इंडिविजुअल आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस जो है वो हासिल है। अब जी इसमें एक बात कि हम इसकी अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कि है क्या। फिजिकल स्टेट नॉर्मली इनकाउंटर्ड एज अ गैस, तो हमें ये ज्यादातर किस में मिलेगी? ये हमें ज्यादातर मिलेगी गैस फॉर्म में। ठीक हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर से है, तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं जिसकी बॉन्डिंग की वजह से ये आपको गैस की शक्ल में ही मिलेगी। कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता। नो विजिबल साइन ऑफ H2S टू वार्न यू ऑफ इट्स प्रेजेंस, आप इसकी जो प्रेजेंस है वो देख के नहीं बतला सकते कि फला जगह पर H2S जो है वो मौजूद है। इसकी जो स्मेल है उससे आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, जो इसके रिएक्शंस आएंगे, जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, तो वही आपको बता सकते हैं। और सबसे जो बेहतर या बेहतरीन, सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है पर्सनल गैस टेस्टर। जो पर्सनल मीटर्स होते हैं जो आपके इंडिविजुअल्स या वर्कर्स वहां पे वेयर करते हैं, पहनते हैं, उनको यूज करते हैं, वो सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रेजेंस जो है वो H2S की आइडेंटिफाई कर सकें उस एरिया में, उस वर्क प्लेस में जहां पर ये मौजूद है। ऑर्डर की बात करें, स्मेल, तो स्मेल लाइक रोटन एग्स, जिस तरह आपके अंडे होते हैं, खराब अंडे, गंदे अंडे जिनको बोलते हैं, उनकी जो स्मेल है ये उस जैसी स्मेल होती है। impairs your sense of smell at higher concentration, do not rely on your sense of smell to detect H2S। देखिए ये बात आपने ज़हननशी कर लेनी है कि ये एक ऐसी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा ये हमारे पास दूसरी ऐसी गैस है जो जब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है इसकी, तो ये गैस आपके जो सेंस ऑफ स्मेल है उनके ऊपर हावी आ जाती है। हावी आने से क्या होता है कि वो उसके इफेक्ट्स तो सामने आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यू कांट फील, आप स्मेल करके उसको फील नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी H2S को आप
स्मेल करके, अपने सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर इन्हिसार करके डिटेक्ट नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया, इसमें आपके मुख्तलिफ तरह के मीटर्स होते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्लिप कर दिए जाते हैं वर्कर के साथ, ताकि जहां पे भी आपकी इस गैस की मौजूदगी देखी जाए, इस गैस की प्रेजेंस देखी जाए, तो वहां पर रेस्क्यू किया जाए या काम को मजीद सेफली परफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट ही वेपर डेंसिटी क्या है? स्लाइटली हैवियर देन एयर है, 1.19 कंपेयर टू 1.0 फॉर एयर। अब अगर ये हैवियर देन एयर है तो ये बात याद रखिएगा कि लो लाइंग एरियाज में होगी। ये आपकी जो जगह नीची है, जो जगह किसी भी जगह जहां पर ये पाई जाएगी, तो इसमें ये एयर की तरह ट्रैवल नहीं करेगी, बल्कि ये जमीन की जानिब जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हैवियर देन एयर है इसकी डेंसिटी, तो जिसकी वजह से ये आपकी लो लाइंग एरियाज में ज्यादा पाई जाएगी बनिस्बत ये हवा में, ओपन स्पेस में ज्यादा हो। तो डेंसिटी की वजह से ये हैवियर देन एयर है, 1.19 हाइड्रोजन सल्फाइड की डेंसिटी है, जबकि एयर को हम 1 कंसीडर करेंगे, तो 1.19 जो है ये हैवियर देन एयर है, तो लो लाइंग एरियाज में ही हमें देखने को मिलेगी। फ्लेमेबिलिटी कि किस वक्त ये आग पकड़ सकती है? जब इसका अपना जो इफेक्ट है, फौरी इफेक्ट है, वो इतना खतरनाक है, तो ये आपकी जो है हेल्प आउट करेगी, बिल्कुल हेल्प आउट करेगी आपके आग के जलने के अमल को। बर्न विद ब्लू फ्लेम एंड गिव्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब ये जलेगी तो फिर इसकी जो गैस की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होके ये कन्वर्ट हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, जिसका फॉर्मूला या केमिकल बॉन्डिंग आप कहेंगे SO2। तो SO2 इज अ टॉक्सिक गैस। अगेन जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी एक जहरीली गैस है जो जानलेवा साबित हो सकती है। मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S जो है अपनी असली हालत में हो तब भी नुकसानदेह है, और जलने के अमल के बाद जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है तो वहां पर भी इसकी जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो मजीद बढ़ते चले जाते हैं। एक्सप्लोसिव व्हेन मिक्स विद एयर डिपेंडिंग अपॉन प्रोपोर्शन। अगर एयर के साथ मिक्स होगी धमाका भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है जो इसके प्रोपोर्शंस हैं, कि जो इनकी क्वांटिटी है, जो इनकी आपस में रेशो बिल्डअप होती है, उसके बिहाफ पे ये एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। सोलिबिलिटी डिसॉल्व इन वाटर, ऑयल, स्लज, इमल्शंस, वेल फ्लूइड एंड मोल्टन सल्फर्स। मोल्टन सल्फर तो पिघलाए हुए, वेल फ्लूइड्स कोई भी ये जो आपके ड्रिलिंग फ्लूइड्स होते हैं ना, इनके अंदर पाई जा सकती है। इमल्शंस बोलते हैं आपका बेसिकली जो ऑयल का रेत के साथ इस तरह से जो एक मिक्सचर सा बनता है उसको बोलते हैं ऑयल, और इस तरह से। देन स्लज कीचड़ को बोलते हैं, लेकिन ये कीचड़ आम मट्टी वाला कीचड़ नहीं, बल्कि जो आपकी ड्रिलिंग इंडस्ट्री है, जो आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इसके अंदर आप अक्सर मड्स देखेंगे, तो उनके साथ जब मिलके बनेगी तो वो जो एक मिक्सचर सा होता है उसको स्लज बोलते हैं वहां पर। ऑयल में देन डिसॉल्व इन वाटर, तो वाटर में भी ये डिसॉल्व हो जाती है, उसके साथ भी महलूल बनाती है। नेक्स्ट वी हैव H2S इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स, कि H2S के इफेक्ट्स क्या होंगे और उसके सिम्टम्स, अलामात क्या होंगी, हमें कैसे मालूम पड़ सकता है, या हम कैसे देखेंगे जो है वो आपकी जो गैस है उसने क्या इफेक्ट आपको दिए हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड को मेजर किया जाता है ppm में। ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है जी, पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर हम इसको मेजर करते हैं। अच्छा जी, 0.13 होगी मिनिमम परसेप्टेबल ऑर्डर, बिल्कुल आपको धीमी सी बिल्कुल लो लेवल की बू जो है वो फील होगी। 5 इजीली डिटेक्टेबल
मॉडरेट ऑर्डर। याद रखिएगा कि जो फौरी तौर पर हमें स्मेल आना स्टार्ट होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, जिसको हम अपने सेंसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए आती है 4 to 5 ppm के ऊपर। अगर 4 to 5 ppm पे H2S चली जाएगी तो हमारा सेंस ऑफ स्मेल उस देर तक काम करेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो ऐसी सूरत में ये हमारे लिए क्या करेगा कि हमें हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसके ऊपर हावी आ जाएगी। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये 4 to 5 ppm होगी, तो इसकी जो है इजीली डिटेक्टेबल है, मॉडरेट ऑर्डर होगा। 10 ppm अगर होगी ऑनसेट ऑफ आई इरिटेशन, आपको आई इरिटेशन 10 पे स्टार्ट हो जाएगी। 27 ppm पे अगर जाती है आपकी वर्क प्लेस के अंदर स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट ऑर्डर, शदीद स्मेल, जिसमें आप मतलब वहां खड़े नहीं हो सकते, वहां आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप रुक नहीं सकते। और फौरी तौर पर 100 ppm पे जाए तो कफिंग, आई इरिटेशन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल 2 to 15 मिनट्स तक आपको जा सकता है। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूंगा आपको इसके अंदर, आगे चल के हमें इसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स के ऊपर तो लाजमन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। इवन ना सिर्फ कंट्रीज की वजह से वैरी करते हैं, हत्ता के अमेरिका के अंदर 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बेशक अमेरिका के अंडर हैं लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। जिस तरह हाइजीनिस्ट का स्टैंडर्ड 10 ppm पे वो कहते हैं, फिर नेओश का है, फिर माशा का है, तो वो फिर अगले लेक्चर में या अगले पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम इसके कंट्रोल मेजर की बात करेंगे। अच्छा जी, अब 2 to 300 ppm फौरी तौर पे है, तो मार्क्ड आई इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन आफ्टर 1 hour एक्सपोजर। तो ये आपका अगर एक्सपोजर 1 hour हुआ और 200 से 300 ppm तक बात अगर चली गई है तो सख्त आपकी आई इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इन्फ्लेमेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिल्कुल बॉडी जो है वो डाउन जाना शुरू हो जाएगी, और आपका जो सांस लेने का अमल है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये बेसिकली वहां पे ट्रैक हो जाएगा और वहां पर बंद हो जाएगा, और आप जो है वो तेजी से जो डेथ की तरफ है वो जाना शुरू हो जाएंगे। 500 to 700 लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पॉसिबली डेथ इन 30 to 60 मिनट्स। अगर 500 to 700 तक आप ppm तक इनहेल कर गए हैं तो ऐसी सूरत में 700 to 1000 रैपिड अनकॉन्शियसनेस, रेस्पिरेशन स्टॉप्स, डेथ। 1000 से ग्रेटर पे अनकॉन्शियसनेस, डेथ इन मिनट्स। लेकिन याद रखिएगा कि ये इतनी ज्यादा ऊपर जो है जाने नहीं देता। कई दफा आपकी लो डोज जब प्रोलॉन्ग हो जाती है, एक अरसे तक चली जाती है, एक टाइम तक चली जाती है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और आपको वहां पर सरवाइव नहीं करने देगी, आप वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसके ज्यादा होने का इंतजार नहीं करेंगे वर्क प्लेस के अंदर, बल्कि जितना ये कम हो उसी जगह से आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। देन वी हैव इफेक्ट्स डिपेंड ऑन। अब जो ये इसके इफेक्ट्स हैं कि क्या होगा, 5 ppm है, 10 है, 27 है, 100 ppm है, क्या क्या इसके ऊपर चीजें हैं, तो वो डिपेंड करता है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? H2S effects and symptoms कंटिन्यू है। इफेक्ट्स डिपेंड ऑन, जो इफेक्ट्स हैं इसके वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन, हाउ स्ट्रांग, के कितनी जो एयर था उसके अंदर जो H2S है कितना सरायत कर गया है, कितना रच फंस गया है, कितना उसके अंदर भर गया है। तो उसके जो भरने का है, जितना उसकी मिकदार ज्यादा भरी जाएगी उसका इफेक्ट जो है उतना आपके ऊपर स्ट्रांग आएगा। देन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, और कितनी देर तक आपको इसका सामना रहा, किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का आपका सामना रहा, कितनी देर तक आप उसके सामने रहे। तो ये चीज आपकी कंसीडर होगी जिस टाइम पे हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज या हाइड्रोजन सल्फाइड हमें
कब और कैसे जो है वो मुतासिर कर सकती है। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कि कितनी बार एक इंडिविजुअल, एक वर्कर या वर्कर जो वर्क प्लेस के अंदर एक वर्क प्लेस शेयर कर रहे हैं उसमें कितनी बार उनका इंटरेक्शन हो रहा है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस फैक्टर के अंदर इशू क्या होता है कि इवन इंडिविजुअल्स जो हैं, जो इंडिविजुअल्स आपके काम कर रहे होते हैं, तो आप जितनी भी लिमिट वैल्यूज अप्लाई करते हैं, जितनी भी आप ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट वैल्यूज वहां पर पुट करते हैं, वहां पर लगाते हैं, वो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, एक नॉर्मल वर्कर की एक स्टेबल कंडीशन को देखते हुए रखते हैं। तो ऐसी सूरत में कई दफा बहुत सारे ऐसे वर्कर्स, ऐसे इंडिविजुअल्स वहां पर मौजूद होते हैं जिनके अंदर असासियत का आंसर, असासियत का फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो लोग जल्दी उसके अंदर, फॉर एग्जांपल एक जो हेल्दी वर्कर है वो 100 ppm पे कुछ देर सरवाइव कर गया है, लेकिन जो ससेप्टिबिलिटी है किसी इंडिविजुअल के अंदर, ये इशू है, उसको पहले से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो वो 100 ppm तक नहीं सरवाइव कर पाएगा। मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो 10 ppm पे डेर हो जाए। तो इसलिए आपको जो इसके इफेक्ट्स हैं, इनको तो हम इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए हमें पता चल जाएगा कि इस तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं। हमें इसको जिस टाइम पे हम कंट्रोल करेंगे तो टेक्निकली हमें इन पॉइंट्स को, इन फैक्टर्स को एड्रेस भी करना होगा, जिसकी इन फैक्टर्स को जब हम एड्रेस कर लेंगे तो हम मजीद बेहतर तरीके से इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट, H2S एक्सपोजर लिमिट्स। मैंने जिस तरह से पहले बताया कि लिमिट वैल्यूज हैं। अब लिमिट वैल्यूज की हम बात करते हैं तो सबसे छोटा जो है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीनिस्ट जो है उनका स्टैंडर्ड है 10 ppm का। उनका ये कहना है कि वो क्योंकि हाइजीनिस्ट है तो वो उनका कहना ये है कि 10 ppm पे जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वर्क प्लेस पे मौजूद होगी तो फिर हमें वर्कर को वहां से निकालना है, जबकि बाकी स्टैंडर्ड 50, 100 तक भी चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और वो जो फैक्टर्स हमने इससे पहले की स्लाइड में देखे उनको सामने रखते हुए। लेकिन नॉर्मली जो है वो 10 ppm। अब TWA क्या है? टाइम वेटेड एवरेज। इससे पहले जिन लोगों ने सेफ्टी पढ़ी या जिन लोगों ने ऑलरेडी इस फील्ड में मौजूद है उन्हें पता होगा टाइम वेटेड एवरेज क्या होती है। बेसिकली आप टाइम वेटेड एवरेज में क्या करते हैं कि एक पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मली जो है वो 8 आवर्स आप कंसीडर कर लें, ठीक है। 8 आवर्स में आपकी जो किसी भी गैस से, ना कि सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से नहीं, किसी भी चीज से जब आपका एक्सपोजर है, जिस एक्सपोजर के एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो उसके लिए एक लिमिटेड टाइम, जैसा कि आप ये समझे कि तकरीबन कांस्टेंट किया हुआ है 8 आवर्स हम लेते हैं इस टाइम वेटेड एवरेज के फार्मूला के अंदर, और उसमें हम एक एवरेज निकालते हैं कि 8 घंटों में किस हद तक किसी भी वर्कर का, किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेक्शन हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। तो उस चीज को हम सामने रखते हैं तो हम उसकी टाइम वेटेड एवरेज निकाल देते हैं, जो कि हमें मदद देती है कि हम अपने कंट्रोल मेजर्स को बड़ी बारीकी से, बड़ी आसानी से जो है वो इंप्लीमेंट कर सकें। तो TWA टाइम वेटेड एवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। 10 ppm limit which is set for exposure to H2S for up to 8 hours per day 5 days per week will result in no short or long term ill effect। ये देख लीजिए कि ये मैंने आपको पहले बताया कि जो हाइजीनिस्ट हैं उनका ये मानना है कि 10 ppm इनफ है, इसमें कोई मसला नहीं है, इससे एक्सीड करने की सूरत में हम निकलेंगे। अब उसके लिए भी जो उसकी पूरी जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं वो डिस्कस हुई हैं। वो कैसे डिस्कस हुई हैं कि 8 आवर्स तक 10 ppm तक ये एवरेज रही, देन उसके बाद ये 5 डेज होना चाहिए, मतलब 7 दिन नहीं होगा, 7 दिन होगा तो ये एक्सीड कर गया, फिर ठीक हो गया, और पर वीक, और इसकी वजह से इल हेल्थ इफेक्ट जो है वो नहीं होते। ये
नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर इंडिविजुअल जो असास हैं, जो जिनकी ससेप्टिबिलिटी इश्यूज हैं, वो क्या होगा कि उनके ऊपर ये लिमिट वैल्यू नहीं आएगी, उनको हमें स्पेशल कंसिडरेशन देनी पड़ेगी जिस टाइम पे हम कंट्रोल मेयर्स डिजाइन कर रहे होंगे। अब जी वो हमारे पास TW आ गई, टाइम वेटेज एवरेज। और टाइम वेटेज एवरेज को नॉर्मली जो है बहुत सारे लोग LTEL के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट। ठीक है जी, जो आपकी टाइम वेटेज एवरेज नॉर्मली वो फार्मूला उस पर फिट हो जाता है 8 घंटे पे, लेकिन टाइम वेटेड एवरेज की जो ड्यूरेशन है 8 आवर्स वाली, वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट वैल्यू के अंदर भी आती है। अब आ गया स्टेल, वो तो बात होगी टाइम वेटेड एवरेज, हमने टाइम ज्यादा गुजार लिया, 8 घंटे का हमने उसमें टाइम दिया और वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट LTELs के अंदर चला गया। अब हम बात करते हैं कि लंबे अरसे तक तो हमें समझ आ गई है कि क्या होगा कि 10 ppm रहे 5 दिन 8 घंटे इन अ वीक, नो इशू एट ऑल। लेकिन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या कहती है कि 20 ppm 20 ppm अगर होगी लिमिट विच इज सेट फॉर एक्सपोजर टू H2S फॉर 15 मिनट्स, लिमिट 4 times पर डे विद 1 hour बिटवीन एक्सपोजर्स। ये देख लीजिए, जैसे जैसे ड्यूरेशन कम हो रही है, ppm ऊपर जा रहे हैं, तो इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो इसके इल हेल्थ इफेक्ट्स हैं, वो आना इसके ऊपर स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका कहना यह है कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट में 15 मिनट्स किसी भी जगह पर जब हम लिमिट सप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड यही है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट के लिए 8 आवर्स कंसीडर होंगे और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट के लिए 15 मिनट्स जो है वो कंसीडर होंगे। तो इसके अंदर 20 ppm तक गई है, तो रिजल्ट क्या आ सकता है, लिमिट 4 times पर डे विद 1 hour बिटवीन एक्सपोजर। तो अगर ये 20 ppm पे जाती है और 15 मिनट के अंदर कितनी बार, 4 दफा एक दिन में, तो उसको फिर हम देखेंगे। लेकिन जैसे से एक्सीड करेगी तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी उस वर्क प्लेस में ठहरना वर्कर के लिए अब सेफ नहीं रहा। उसके बाद जी H2S एंड कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड स्पेस को मैं पहले भी आपको मालूम होगा, क्योंकि जितने भी लोग ये लेक्चर ले रहे हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड होंगे और वो नॉर्मली वर्क प्लेस वाले, तो उन तमाम तर लोगों को पता होगा कि आपकी कन्फाइंड स्पेस क्या होती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू दे के आगे चलूंगा। कन्फाइंड स्पेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें, हम देखना चाहें, तो बेसिकली हम कन्फाइंड स्पेस को इस तरह से लेंगे कि एनी स्पेस or condition in which we have limited means of access and egress। कि कोई भी ऐसी जगह, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पर हमारे पास लिमिटेड मीन्स हैं कि हम उसमें दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं, निकल जो जराए हैं, वो लिमिटेड हो जाएंगे, वो मुश्किल हो जाएंगे, दुश्वार हो जाएंगे, तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। और दूसरी तरह से अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं एनी स्पेस और कंडीशन इन विच वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए या ऑक्सीजन की ज्यादती हो जाए तो उसको भी हम कन्फाइंड स्पेस में कंसिडर करेंगे। अ फ्यू एग्जांपल आर टैंक्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, स्कर्ट अंडर वेसल्स होते हैं, सम्प्स होते हैं, वॉल पिट्स होती हैं, गड़े को बोलते हैं, वॉल हेड सेलर्स ऑफशोर जहां पे काम हो रहा होता है, और एक्सक्वेशंस ओवर 1.2 मीटर। तो स्टैंडर्ड आ गया जी कि कितनी एक्सक्वेशन ओवर 1.2 मीटर, मतलब 4 फुट से गहरी जो एक्सक्वेशन होगी वो आपके लिए कन्फाइंड स्पेस कंसिडर होगी। अब एक्सक्वेशन क्या होती है, बेसिकली अ मैन मेड कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इंसान का बनाया हुआ गड़ा जब सतह जमीन के ऊपर होगा तो उसको हम एक्सक्वेशन बोलते हैं। अच्छा जी, ये जो लेक्चर की सीरीज है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सेफ्टी के हवाले से, ये 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है। क्योंकि ये आज बेशक हमने 10 स्लाइड्स डिस्कस की हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है और हमने एक टाइम दिया है, जिस चीज़ की जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी उसको हमने एड्रेस किया है। तो अब आज का जो लेक्चर है
या ये जो लेक्चर है ये पार्ट 1 में कंसीडर किया जाएगा, और ये इसके बाद मजीद 2 पार्ट्स आएंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और 3 लेक्चर्स के अंदर हम हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S सेफ्टी है, ऑयल एंड गैस फील्ड सेफ्टी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत जल्द किसी दूसरे लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।